तुम्हारे पास एक मजबूत कार्ड है। मुझे पता है तुम ताश नहीं खेलते, जैसा कि तुमने एक बार कहा था। लेकिन कभी कभी, लेकिन हाँ, ये सच है और निश्चित रूप से हमारे साथ तुम्हारे पास मजबूत पत्ते हैं। धन्यवाद, पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। पुतिन ने युद्ध में अपनी सबसे बड़ी बाजी अभी अभी हार दी है। क्रेमलिन एक ही धारणा पर काम कर रहा था कि अगर वे बस थोड़ा और इंतजार कर ले तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और पश्चिम रुक जाए। चेक लिखना। वह थकावट की लड़ाई पर दांव लगा रहा था कि रूस टिक सकता है। खैर, यूरोप ने उसकी चाल पकड़ ली है। उन्होंने सिर्फ और हथियार नहीं भेजे, उन्होंने अभी अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे यूक्रेन को अगले 2 साल तक लड़ाई जारी रखने के लिए 105 अरब डॉलर मिलेंगे। यह मास्को के लिए डरावना सपना है। पुतिन इसे किसी तरह जीत बता रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन को पूरी तरह से फंड मिल गया है और रूस के पास आधिकारिक तौर पर समय खत्म हो रहा है। तो चलिए इस समझौते को यूरोपीय नजरिए से समझते हैं। गणित बिल्कुल सीधा था, या तो अभी पैसा दो या कल खून बहाओ। पोलैंड के प्रधानमंत्री इसे समझा रहे हैं। सीधा चुनाव है, या तो आज पैसा दो या कल खून बहाओ। और मैं सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। और ये हमारा फैसला है लेने का, और सिर्फ हमारा। मुझे लगता है कि सभी यूरोपीय नेताओं को आखिरकार इस मौके पर खरा उतरना होगा। और आज मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। अब शुरुआती योजना ये थी कि यूरोपीय बैंकों में जमा रूसी जमे हुए संपत्तियों को लिया जाए और उस पैसे को यूक्रेन को ऋण के रूप में दिया जाए। इस तरह यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए जरूरी पैसा पाएगा और यूरोपीय लोग यह सब रूसी पैसे से करेंगे। अब यही सबसे बड़ी संतुष्टि है। इस योजना को और भी बेहतर बनाता है, कम से कम मेरी नज़र में, ये है कि पुतिन इस पूरे मामले से बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। खुद ही सुन लीजिए। ये एक नाकामी थी। वाकई में संपत्तियों को जब्त करने में नाकामी रही। वे उन्हें चुरा नहीं सकते, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वे इसे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। चोरी करना वास्तव में उस चोरी के लिए सही परिभाषा नहीं है। जब कोई इसे छुप कर करता है और वे इसे खुले आम कर रहे हैं, ये डकैती है। ये डकैती है। वे इसे करने में क्यों असफल रहे? वे डकैती करने में इसलिए असफल रहे क्योंकि इसके परिणाम डाकुओं के लिए बहुत सख्त हो सकते थे। ऐसा क्यों है? ऐसा करना वाकई बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वे इसे लेने के लिए डकैती नहीं करेंगे। इसका विचार एक क्रेडिट बनाने का है। हमारे अभी के इस्तेमाल से दुर्भाग्यवश पूरी चीज योजना के अनुसार नहीं हुई, लेकिन यह किसी भी तरह से रूस की जीत नहीं है। मुझे समझाने दीजिए कि क्या हुआ और क्यों नहीं आया। देखिए, यूरोपीय बैंकों में लगभग 250 अरब रूसी संप्रभु धन पड़ा हुआ है। तो यह पैसा रूसी केंद्रीय बैंक का है। यह रूसी सरकार का पैसा है, रूसी नागरिकों का पैसा नहीं है। तो जब बॉट्स आपसे बहस करे और कहे कि यूरोप रूसी नागरिकों का पैसा चुरा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है। अब जैसा मैंने कहा, योजना थी कि इस पैसे का कुछ हिस्सा यूक्रेन को ऋण दिया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि यूक्रेन को ऋण तब तक नहीं लौटाना जब तक रूस युद्ध मुआवजा नहीं देता। उस समय यूक्रेन ऋण चुका देगा और फिर रूस वह संप्रभु धन निकाल सकता है जो अभी यूरोपीय बैंकों में जमा होना चाहिए। एक समस्या थी, यूरोप के पास जो धन है उसका 80% बेल्जियम के एक बैंक यूरोक्लियर में जमा है। उसके पास लगभग 200 अरब रूसी संप्रभु धन है और बेल्जियम ने इस योजना से सहमत होने के लिए कुछ उचित शर्तें रखी थीं। बेल्जियम ने कहा, दोस्तों, अगर भविष्य में रूस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर यूरोप को दिए पैसे के लिए बेल्जियम पर मुकदमा करता है, क्या हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ बेल्जियम नहीं, पूरे यूरोपीय संघ को पैसे की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब मेरे लिए ये कोई बहुत अनुचित मांग नहीं है, खासकर जब आप यह सोचें कि बेल्जियम की जीडीपी 600 अरब है। वे भविष्य में अगर कुछ बहुत गलत हो जाता है तो 200 अरब की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ध्यान दें, यह फैसला सिर्फ बेल्जियम नहीं, पूरे यूरोपीय संघ ने लिया है। तो अगर भविष्य में
कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए, आप जानते हैं। और यह बताना भी जरूरी है कि बेल्जियम किसी भी तरह से रूस समर्थक नहीं है। वे भूखे नहीं हैं, वे बस यह नहीं चाहते कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उन्हें नुकसान उठाना पड़े। अब यहीं पर चीजें थोड़ी और जटिल हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर है ये भू राजनीति है। नवंबर में बेल्जियम की मांग पर यूरोपीय संघ तुरंत सहमत हो गया था। यूरोपीय संघ ने कहा, चलिए अब इस ऋण की जिम्मेदारी सबकी हो। यही वो समय था जब बेल्जियम ने मेरी समझ से और ज्यादा मांग रखी। उन्होंने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपने बैंकों में पड़े 200 अरब के लिए गारंटी नहीं चाहते, बल्कि वे असीमित गारंटी चाहते हैं। अगर रूस बेल्जियम या उसके व्यवसायों पर कार्रवाई करता है तो वे चाहते थे कि यूरोपीय संघ उनकी मदद करे। इसे मीडिया में कई लोगों ने ब्लैंक चेक कहा। इसे ब्लैंक चेक कहा जाता है क्योंकि हमें नहीं पता रूस कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या पुतिन यूरोपीय बैंकों पर हमला करेंगे? क्या वह यूरोपीय व्यवसायों के पीछे जाएंगे? क्या वह यूरोपीय हवाई अड्डों के पीछे जाएंगे? सही है, रूस ने ड्रोन भेजकर हवाई अड्डे कुछ समय के लिए बंद किए हैं, तो हमें नहीं पता वे आगे क्या करेंगे। और यही वो जगह है जहां कुछ यूरोपीय नेता बस यूं ही खाली चेक देने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें नहीं पता वे किसके लिए हामी भर रहे हैं और उनका आर्थिक भविष्य क्या होगा। लागत कुछ भी हो सकती है। वे मदद नहीं चाहते और कोई भी अर्थव्यवस्था की बात न करे, क्योंकि राजनीतिक रूप से कहे तो वह शायद जीतने वाला फॉर्मूला नहीं है। तो मैं बेल्जियम का तर्क समझता हूँ, लेकिन मैं बाकी सभी यूरोपीय नेताओं की बात भी समझता हूँ। यह कोई यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, न ही कोई चाहता है कि उसे रक्षा के लिए पैसा न मिले। ठीक है, तो सौभाग्य से हमें इस पर ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसका एक समाधान मिल गया और ये रहा समाधान। सदस्य देशों ने अगले 2 वर्षों के लिए 90 अरब यूरो की राशि यूक्रेन को पूंजी बाजारों से ईयू द्वारा उधार लेकर वित्त पोषित करने पर सहमति जताई है। हम यह काम ईयू बजट की अतिरिक्त क्षमता के समर्थन और एमएफएफ में संशोधन के लिए सर्वसम्मति से हुए समझौते के आधार पर बढ़ी हुई सहयोग प्रक्रिया के जरिए करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे मुआवजे के ऋण में होता है, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन को केवल तभी ऋण चुकाना होगा जब उसे मुआवजा प्राप्त हो जाएगा। तब तक जब तक कि वह समय नहीं आता, रूस की जमी हुई संपत्तियां जमी हुई ही रहेंगी और संघ को ऋण के वित्त पोषण के लिए नगद शेष राशि का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये वह समाधान है जो हमने मिलकर खोजा है और जैसा कि पिछले हफ्तों में चर्चा हुई थी, 2027 के बाद यूक्रेन को वित्त पोषित करना अगली मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चर्चा का हिस्सा होगा। तो ये समाधान शुरुआती योजना के काफी समान है, बस इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो जो रूसी संपत्तियां यूरोपीय बैंकों में पड़ी हैं, वे स्थायी रूप से जमी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? अब तक हर 6 महीने में यूरोपीय संघ को प्रतिबंधों को नवीनीकृत करने के लिए वोट करना पड़ता था। अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो संपत्तियां हैं, जो 250 बिलियन की राशि है, वो अब लंबे समय तक वही रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वे यूक्रेन को 105 अरब डॉलर का ऋण भी दे रहे हैं। यूक्रेन पैसा तभी लौटाएगा जब उसे रूस से युद्ध हर्जाना मिलेगा, वरना नहीं। अगर हम ईमानदार हों तो शायद ऐसा नहीं होगा। यूरोपीय संघ जो पैसा दे रहा है वह रूसी संपत्तियों से नहीं, बल्कि उधार लिया गया है। ओपन मार्केट में मेरा मानना है वे कुछ बॉन्ड्स बेचेंगे। और यही महत्वपूर्ण अंतर है कि भले ही योजना के बाकी सभी बिंदु समान हैं, लेकिन तकनीकी रूप से पैसा यूरोपीय संघ से आ रहा है, रूसी संपत्तियों से नहीं। लेकिन कई लोग इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। याद रखें, रूसी संपत्तियां अब भी यूरोपीय बैंकों में हैं। तो अगर यूरोप अगले साल यूक्रेन को और कर्ज देने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है। अगर यूरोप इसका इस्तेमाल इस कर्ज को चुकाने के लिए करना चाहता है तो भी कर सकता है। उनके पास विकल्प अभी भी खुला है। लेकिन यह पैसा फिलहाल यूरोपीय संघ से आया है, रूसी संपत्तियों से नहीं। लेकिन यूक्रेन के लिए तो फर्क नहीं पड़ता, है ना? पैसा मिलना और पैसा तो एक ही बात है। कहावत है, पैसा हर हाल में खर्च होता है। यूक्रेन के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वे बजट संकट का सामना कर रहे थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की की सार्वजनिक टिप्पणियों के अनुसार वे लगभग 40 से 50 अरब डॉलर के घाटे में थे। अगले साल शायद और ज्यादा खर्च हो, क्योंकि युद्ध अप्रत्याशित है और खर्च का अंदाजा नहीं है।
और इसके ऊपर जैसा कि मशहूर कहावत है, युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, पैसा, पैसा, पैसा। और सोचिए, क्या यूक्रेन को अभी अभी 100 अरब की रकम मिली है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को अब कोई ऐसा समझौता करने की जरूरत नहीं है जो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि अब उनके पास लड़ाई जारी रखने की ताकत है। यहाँ अमेरिकी दूत टॉर्नेडो हैं जो इसे मुझसे बेहतर समझा रहे हैं। ये हमारा मौका है और यूक्रेन को 2026 तक लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही वजह है कि यूरोपीय संघ द्वारा स्वीकृत 105 अरब का ऋण उसी को फंड करने के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका नेटो सहयोगियों को हथियार बेच रहा है जो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, और ये हथियार कहीं और से नहीं मिल सकते। लेकिन आप जानते हैं, हम चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। और ये काफी स्पष्ट हो जाएगा जब हम बिना किसी शांति समझौते के इस सर्दी में प्रवेश करेंगे कि लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम शांति की कोशिश छोड़ने वाले नहीं हैं। हम शांति की कोशिश छोड़ ही नहीं सकते। और अगर कोई भी मौका है कि हम एक समझौता कर सकते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अभी इसे करें। इस सब का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत अच्छा समय है। यूरोपीय बैठक 18 दिसंबर को हुई थी, 2 दिन पहले। वैसे मुझे नहीं पता मैंने ये बताया था या नहीं। बातचीत 18 घंटे चली। यूरोपीय नेता पूरी तरह शामिल थे, जैसे कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास कोई फैसला नहीं हो जाता, जब तक हमारे पास यूक्रेन को फंड करने का कोई तरीका नहीं होता। रूस के लिए ये बुरी खबर थी, क्योंकि आज शनिवार को रूसी दूत मियामी में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मिलने अमेरिका आ रहे हैं, मूल रूप से यह जानने के लिए कि बातचीत कहां तक पहुंची है, एक अपडेट लेने के लिए। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि अमेरिका ने बर्लिन में यूक्रेन और जर्मनी से बातचीत की थी। अब वे रूस को अपडेट देंगे और देखेंगे रूस क्या कहता है। रूसी दृष्टिकोण से वे अब बहुत कमजोर स्थिति में हैं, जितने वे सिर्फ 1 हफ्ते पहले थे, क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि कुपियांस्क का झूठ सामने आ चुका है। पुतिन चाहते हैं कि सब माने रूसी सेना कुपियांस्क पर काबिज है, लेकिन असलियत में हमने ज़ेलेंस्की को शहर में खड़े होकर वीडियो बनाते हुए देखा और पुतिन क्रेमलिन में बैठे हुए एयर डिफेंस से घिरे हुए अपने दावे कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। और इसके अलावा यह भी सभी बातचीत में शामिल पक्षों को बताता है कि आप रूस की हर बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि अब तक तो हर किसी को यह पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा याद दिलाने वाला है। और इन सब के ऊपर अब यूक्रेन के पास बातचीत में जाने के लिए 100 अरब और सहयोगी हैं, और यह निश्चित रूप से मदद करता है। आखिर में यह यूरोप को भी बातचीत की मेज पर ले आता है, क्योंकि किसी वजह से यूरोप उतना शामिल नहीं रहा जितना उसे होना चाहिए था। और चाहे आप माने या ना माने, अब यूरोप यूक्रेन की रक्षा के लिए फंडिंग कर रहा है, और इसका मतलब है कि अब उनकी भी इस युद्ध के अंत में भूमिका होगी। पुतिन को पसंद हो या न हो, अगला सेगमेंट हमारे बेसिक्स इनसाइडर सब्सक्राइबर्स के लिए है, और ये एक कहानी है एक रूसी जनरल की, जिसे अभी अभी पुतिन ने मेडल दिया था और अब वह मर चुका है। अगर आप सदस्य नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन के QR कोड से जुड़ सकते हैं, या आप सीधे basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं। सदस्य बनने पर आपको अनसेंसर्ड कंटेंट मिलेगा जो YouTube पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही हमारे न्यूज़ एपिसोड्स के साथ बोनस कंटेंट भी मिलेगा। आप साइन अप करें, मैं अंदर मिलूंगा।